आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यह यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जो डायमेंशन विमीय समीकरण होता है उसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, उसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग आज के लेक्चर में देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग वही देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो जितने प्रकार के इसका एप्लीकेशन होता है पूरा को देखेंगे। तो पूरे एप्लीकेशन को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरे समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग जो पहला एप्लीकेशन है वो इसमें हम लोग को पढ़ना है। पहला एप्लीकेशन डायमेंशनल इक्वेशन का पढ़ना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट आपको मान लीजिए FPS में दिया हुआ है, उसको CGS में कैसे चेंज करेंगे। SI में दिया हुआ है उसको हम लोग CGS में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग को ये सब पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ, पहला जो एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हम लोग पहला एप्लीकेशन किस में करते हैं तो कहता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि का जो इकाई है उसको चेंज करने में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मतलब या तो SI से आपको किस में दे देगा, SI से आपको दे देगा, आपको FPS में दे देगा चेंज करने के लिए, या FPS से CGS में दे देगा। इस तरह से आपको यूज करने के लिए दे सकता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, इसको अच्छे समझिएगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखा जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसका यूनिट, यही दो लिखा जाता है। जैसे देखिए फोर्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फोर्स लिखा हुआ है क्या है आपका 5 न्यूटन लिखा होता है। क्या लिखा था 5 न्यूटन। ये 5 जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूटन जो है इसका यूनिट है। ठीक है, जैसे पे और लिखा हुआ है वर्क लिखा हुआ है, तो वर्क लिखा हुआ है 10 जूल। तो 10 जो हुआ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और यहाँ पे क्या हुआ जूल जो है आपका यूनिट है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसके यूनिट के साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन इस पे आएगा कैसे। तो कहेगा 5 न्यूटन जो होता है कितने डाइन के बराबर होता है, या 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर होता है बताइए। तो देखिए 1 न्यूटन किस में हुआ आपको, ये SI में। ठीक है, और ये किस में चेंज करने के लिए बोल रहा है आपको, CGS में बोल रहा है। किस में चेंज करने के लिए बोल रहा है, CGS में बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसी पे आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा। जैसे आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मान लीजिए एक सिस्टम में उसको हम लोग कितना लिख रहे हैं, NU लिख रहे हैं। ठीक है, ये पहला सिस्टम में कितना लिखें N1U1। इसको दूसरा सिस्टम में कैसे लिख दिए N2U2। लेकिन दोनों होगा तो क्या होगा, सेम होगा। जैसे देखिएगा आप लोग 1 मीटर पर सेकेंड है, किस में लिखा हुआ है, SI में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है आपका, SI में। जब इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये किस में आ गया आपको, ये CGS में आ गया। किस में आ गया, CGS में आ गया। तो देखिए SI में जब लिखा हुआ था तो ये N का मान था, ये किसका मान था, U का मान। ये CGS में लिखा हुआ था N का मान है, ये U का मान है। इसको क्या लिख देंगे N1U1, इसको लिख देंगे N2U2। लेकिन दोनों इक्वल थे ना, दोनों क्या बराबर ही, लेकिन अलग अलग लिखा हुआ है। अगर हम वेलोसिटी को लिखें किसमें, SI में, तो लिखाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, और उसी को CGS में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फिजिकल क्वांटिटी को NU से लिख सकते हैं, और अगर पहला लिखना होगा तो क्या करेंगे N1U1, दूसरा लिखना होगा तो N2U2 दूसरा सिस्टम में। लेकिन दोनों होगा तो क्या होगा, इक्वल ही होगा। दोनों क्या होगा आपको, इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, दोनों को अगर बराबर करके लिखें तो यहाँ से क्या लिखाएगा
N1U1 इक्वल टू N2U2, ये दोनों इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आपको जिसमें निकालना होगा उसमें आप निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे आपको कह देगा N1 निकालने के लिए, तो N1 निकालने के लिए क्या करेंगे, N2U2 बटा कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा N1 इक्वल टू N2 इंटू U2 बटा U1, ठीक है, इस तरह से। अब इस फॉर्मूला की सहायता से आप जो भी निकालना होगा उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आप ध्यान रखिएगा, किसको N1U1 बराबर N2U2 ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देंगे जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगा कुछ भी निकालने में, ठीक। पहले इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके। क्या नोट डाउन कर लिए होंगे, आगे देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन चल रहा है कि कोई भी सिस्टम का फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे क्या हुआ, तो उसके लिए हुआ कि आपको ध्यान में रखना है N1U1 इक्वल टू N2U2, ठीक, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम जैसे N2 निकाल दें या N1 निकाल दें, N1 ही निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो N1 निकालेंगे तो भागा में चल जाएगा, कितना हो जाएगा, N2U2 बटा कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, कितना लिख दें, N2। अब देखिए U जो है इकाई को हम लोग, यूनिट को हम लोग यहाँ डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना लिखाएगा, MLT। क्या होगा, डायमेंशन आपको जो सेकेंड का लिख रहे हैं, सेकेंड क्वांटिटी का यहाँ पर x लिख देते हैं, यहाँ पर y लिख देते हैं, यहाँ पर z लिख देते हैं। ये किसका है, आपका 2 का है। और नीचे में किसका लिखा रहा है, नीचे में लिखा रहा है 1 का, तो इसको क्या लिखाएगा, m पे पावर x, l पे पावर y और t पे पावर z। ये भी किसका लिखा रहा है, आपका, ये भी लिखा रहा है, ये भी लिखा रहा है आपका 1। ये कितना हुआ, n का, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वैल्यू किस तरह से फाइंड होगा, ठीक है। आप इतना पहले नोट डाउन करिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, नोट डाउन हो गया होगा। अगर इसको हम और आगे बढ़ा दें तो क्या बढ़ा देंगे, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो गया N1 इक्वल टू N2, ये देखिए M2 है ये, और नीचे क्या है आपका M1, पूरे पे पावर कितना हो गया x, यहाँ पर कितना हो गया L2, नीचे में कितना हो गया L1, पूरे पे पावर कितना y, और यहाँ पर कितना हो गया Z2 बटा Z1, पूरे पे पावर कितना हो गया, पूरे पे पावर आपको सॉरी T2, सॉरी कितना हो गया T2 बटा कितना हो जाएगा T1, पूरे पे पावर कितना z, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन जैसे आते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, चलो ठीक है। जैसे क्वेश्चन एक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 न्यूटन, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, ठीक है। क्वेश्चन है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूटन दिया हुआ, एक डाइन निकालना है, ठीक है। तो ये न्यूटन जो है वो किसका है, ये न्यूटन या न्यूटन या डाइन की यूनिट, ये जो दिया हुआ है क्वांटिटी, कौन सा क्वांटिटी है जी, ये आपका क्या है, आपका फोर्स है, क्या है, फोर्स, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन हम लोग जानते हैं, फोर्स का डायमेंशन कितना जानते हैं, MLT - 2, यही जानते हैं फोर्स का डायमेंशन। मेरे पास जो क्वेश्चन था अच्छे समझिएगा, एक न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो ये जो न्यूटन या डाइन दिया हुआ है क्या है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, MLT - 2। चलो ओके। अब हम लोग अभी देखे थे, यहाँ से N1 जब निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं M2 बटा M1 पे पावर x, और क्या लिखते हैं L2 बटा L1 पे पावर क्या लिखते हैं y,
और लिखते हैं T2 बाई T1 पे पावर z। ठीक है, ये लिखते हैं N1 जिसमें फाइंड करना है, N2 जिसमें दिया हुआ है, तो N2 मतलब ये हो गया आपका क्या N2 और ये हो गया U2। ठीक है, छोड़ो इतना, एक N2 का मतलब जिसमें दिया हुआ, N1 तो आपको फाइंड करना था, N2 दिया हुआ, तो N2 कितना दिया हुआ 1 न्यूटन। अब देखो N2 अगर 1 है तो न्यूटन वाला जो भी रहेगा, यानी 2 वाला जो दिया हुआ है, यानी 2 वाला दिया हुआ है मतलब न्यूटन वाला, न्यूटन का मतलब SI में, न्यूटन किस में होता है SI में, तो SI में m की जगह पे क्या यूज करेंगे, SI में m की जगह यूज करेंगे हम लोग किलोग्राम, और m1 की जगह फाइंड किस में करना है डाइन में, एक इसमें आपका SI में है, ठीक है, और एक इसमें आपका CGS में, आपको पता होगा किसमें है CGS में। तो यानी 2 वाला जो है वो किस में है SI में, और 1 वाला जो है आपको CGS में। तो m2 की जगह किलोग्राम लिखेंगे और m1 की जगह ग्राम लिखेंगे। ऊपर x की जगह कितना होगा, तो यहाँ x के पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, यहाँ l पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। L2 के जगह पर तो L2 का मतलब लेंथ, लेंथ को SI में कितना लिखेंगे मीटर, नीचे L1 लेंथ है लेकिन किस में लिखना है CGS में, तो कितना होगा सेंटीमीटर, उस पर भी पावर 1। T2 टाइम का सेकेंड, और नीचे में भी सेकेंड होगा क्योंकि CGS और SI दोनों में होता है पावर -2। ये खत्म, मीटर से मीटर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म। 1 गुने K का मतलब 10 पे पावर 3 किलो जानते होंगे, गुने ये खत्म, 1/c का मतलब सेंटीमीटर का मतलब 10 पे पावर -2। ये तो कुछ नहीं बचा, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 10 पे पावर 3 और ऊपर जाएगा 10 पे पावर 5। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन होगा, तो 10 पे पावर 5 डाइन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, मिटा देते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग होता है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जूल, क्वेश्चन है 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। फिर से बता दें जूल किसका यूनिट किस में है जी, SI में है, और ये किस में है आपका CGS में, और इसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन आप बता दें इसका, तो होता है ml² T-2, यही होता है। यहाँ पावर कुछ नहीं तो एक, ये किसका मान हो गया x का, ये किसका मान हो गया y का, और ये किसका मान हो गया आपका z का। अब चलो शुरू करो, N1 इक्वल टू N2, ऊपर में क्या लिखेंगे M2/M1 पे पावर कितना, M2/M1 पे पावर हो गया आपका x, L2/L1 पे पावर कितना हो गया जल्दी बताओ बाई, और यहाँ T2/T1 पे पावर कितना z। ठीक है, चलो अब देखो N2 का वैल्यू 1 जूल ना है, जो दिया रहेगा ऊपर में जिसमें निकालना होगा उसको नीचे में, यही तो है, जो दिया रहेगा उसको ऊपर में, जिसमें निकालना होगा उसमें नीचे में। तो दिया हुआ SI में तो ऊपर वाला सब SI में लिखाएगा, नीचे वाला क्या लिखाएगा CGS में। ठीक है, तो N2 की जगह 1 लिखा होता था 10 जूल, तो N2 की जगह कितना यूज होता है 10। M2 किस में SI में, तो M2 का मान कितना होगा किलोग्राम बटा ग्राम पे पावर x, x की जगह कितना 1। L2 मीटर, L1 सेंटीमीटर पे पावर कितना 2। फिर T2 सेकेंड, टाइम में तो सेकेंड होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। कितना हो गया -2, ये खत्म हो गया, M से M खत्म हो गया, G से G खत्म हो गया, बच गया K का मतलब 10 पे पावर 3, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, सेंटीमीटर का मतलब 10 पे पावर -2, 10 पे पावर कितना -4, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर -4, 10 पे पावर 7। यानी यहाँ से हमको समझ में आया कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है 10 पे पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, और इसके पहले क्या आया था 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन होता है। ठीक, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे यूनिट ऑफ सिस्टम में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
एक क्वेश्चन और है कि 980 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सॉरी एक सेकेंड, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और में कैसे लिख सकता है, g का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ g इन CGS कितना दिया हुआ है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको वैल्यू ऑफ g इन SI कितना होगा, ठीक, आपको ये फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन को दो टाइप से पूछ सकता है। पहले कैसे पूछ सकता है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसे बदलना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना है। अब दूसरा पूछ सकता है वैल्यू ऑफ जी जो होता है सीजीएस में कितना, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसको एसआई में कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ सेंटीमीटर इसको मीटर में करेंगे तो 100 से भाग देंगे तब भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग मेथड सीख रहे हैं उससे क्या होगा, तो हम लोग सीखे हैं n1 इक्वल टू n2, यहाँ m2 बटा m1 पे पावर x, l2 बटा l1 पे पावर बाई, t2 बटा t1 पे पावर कितना z, यही पढ़े हैं। n2 की जगह कितना 980 दिया हुआ है तो 980 हो गया। अब देखो इसका यूनिट पहले लिख लो, सॉरी डायमेंशन लिख लो, तो कितना होता है एक्सीलरेशन का LT-2 होता है, m0 LT-2 यही होता है। डायमेंशन बता दो एक्सीलरेशन का कितना होता है, m0 l पे पावर 1 और t पे पावर -2। अब बोलो m2 की जगह क्या लिखेंगे, किलोग्राम, m1 की जगह ग्राम, नहीं, क्यों नहीं, तो सुनो m2 क्या है आपका, m2 जिसमें दिया हुआ है, m2 किस में दिया हुआ है, CGS में दिया हुआ, तो क्या लिखाएगा, CGS में दिया हुआ तो ग्राम लिखाएगा, नीचे क्या होगा किलोग्राम, पे पावर कितना, x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0 है, L2 बटा L1 जिसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और नीचे किस में निकालना है मीटर में, ये पावर बाई की जगह कितना 1 सेकेंड, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। ठीक है, एक खत्म, ये पावर 0 थी, पूरा खत्म, बच गया सेंटीमीटर, बच गया क्या सेंटी का मतलब 10 पे पावर -2 मतलब 100 से भागा, यानी हो गया 980 बटा 100, ये हो गया 0 खत्म, 9.8 आ गया, यानी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे, ये पहला एप्लीकेशन था। अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे। हम लोग एप्लीकेशन नंबर 2 देखेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर 2 जो है वो है आपका फॉर चेकिंग द करेक्टिविटी ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन सही है या गलत है, इसको चेक करने में हम लोग किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हैं। जैसे s इक्वल टू u2 प्लस हाफ AT स्क्वायर दिया हुआ है, क्या है सही है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन फिजिकल इक्वेशन, या हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको कोई भी समीकरण लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, इसको चेक करने में। ठीक है, तो क्या कहता है इसमें कि कोई इक्वेशन इफ डायमेंशनली करेक्ट है, क्या है डायमेंशनली करेक्ट, पहले समझ लीजिए उसको, एग्जांपल से और अच्छे समझ में आएगा। अगर कोई इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है, तो इक्वेशन जो है वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है, समझिएगा बात।
और कोई डायमेंशनली जो है अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट होगा। बात को समझिएगा अच्छे से। कोई इक्वेशन दिया हुआ है, एग्जांपल से पूरा समझ में आएगा। वो डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब सभी टर्म का डायमेंशन जो है सेम है, तो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, एकदम निश्चित है। ठीक है, कोई इक्वेशन आपको लिखा हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट कैसे होता है वो अभी बताएंगे। डायमेंशनली करेक्ट है तो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी, इसको हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो हमेशा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो पहले इसको नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। तो देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, एक इसको देखिए, साथ में आप देख रहे हैं v इक्वल टू u प्लस AT स्क्वायर। ये दोनों को हम लोग समझें। ठीक, पहले इसको दोनों को पहले देख लेते हैं। तो एक पढ़े होंगे हम लोग, आगे पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से क्या कहता है, कोई भी इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो उसमें जितने भी टर्म है सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। उसमें जो जो टर्म है सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर s का डायमेंशन, ut का डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, अगर सेम है, अगर सभी टर्म का डायमेंशन सेम आता है तो उसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट। क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट। और अगर सभी टर्म का डायमेंशन सेम नहीं आता है तो उसको बोलेंगे डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक, तो चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ, क्या चेक कर रहे हैं, s। तो s का डायमेंशन कितना होता है, l होता है। अब हम लोग फिर क्या, डी शॉर्ट में डायमेंशन को शॉर्ट में डी लिख दिए हैं। फिर डायमेंशन ऑफ किसको चेक कर रहे हैं, ut। तो u का आप लोग जानते हैं LT-1 होता है। फिर t का क्या होगा, t। ये दोनों खत्म हो गया, क्या बच गया, l। फिर चेक करेंगे डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर, किसका, हाफ AT स्क्वायर। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, a का डायमेंशन। तो a का डायमेंशन कितना होगा, तो पढ़े होंगे आप लोग LT-2। और यहाँ पे t का क्या होता है, t स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये दोनों कट गया, कितना आ गया, a भी आपका l आ गया। तो यहाँ पर क्या है, s का डायमेंशन और किसका डायमेंशन, ut का, सबका डायमेंशन क्या है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, a जो है आपका वो क्या है, आपका डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब समझ में आ गया हुआ आपको। डायमेंशनली करेक्ट कब बोलेंगे, तो जब कोई भी इक्वेशन में कि सभी टर्म का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग इधर चलते हैं। तो यहाँ डायमेंशन किसको देखेंगे, डायमेंशन ऑफ, पहले v देखेंगे, v का डायमेंशन क्या है। तो v का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, LT-1। ठीक है, आपको पता है। फिर d ऑफ, डायमेंशन ऑफ u का देखेंगे, तो u का भी कितना होता है, LT-1 होता है। फिर हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर, किसका देखेंगे, AT स्क्वायर का। तो a का क्या पढ़े आप लोग, LT-2, और t का क्या पढ़े, t स्क्वायर है। तो देखो ये दोनों खत्म हो गया, क्या बच गया, l। लो हो गया पंगा। यहाँ पर पहला टर्म का डायमेंशन कितना, LT-1, दूसरा का LT-1, तीसरा कितना आ गया, l आ गया, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनली, क्या बोलेंगे, बोलिए, डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्या बोलेंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट। क्या बोलेंगे जी, डायमेंशनली इनकरेक्ट। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो क्या होगा, अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इसको क्या बोल देंगे, इनकरेक्ट बोल देंगे। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो जो इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, वो सही नहीं हो सकता है। लेकिन कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तब क्या हो सकता है, दो चॉइस।
जो इक्वेशन जो है वो आपको करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। इस स्थिति में हम लोग नहीं बता पाएंगे कि वो सही है या गलत है। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो हम लोग डायमेंशन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? तो डायमेंशन का यूज कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है जो करेक्ट है या इनकरेक्ट, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। इनकरेक्ट है ये तो हम लोग सर्ट पता लगा ही लेते हैं, लेकिन करेक्ट है या नहीं इसके बारे में हम लोग पूरा सर्टेन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इनकरेक्ट रहेगा, डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट, और डायमेंशनली करेक्ट का मतलब करेक्ट भी हो सकता है या इनकरेक्ट। ठीक है, ये था आपका दूसरा एप्लीकेशन। अब थर्ड एप्लीकेशन में चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, जल्दी से। कर लिए होंगे नोट? तो देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन जो है वो थर्ड एप्लीकेशन में कहता है इसमें कि टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन, या अमंग कर देते हैं, अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। कहता है कि हम लोग रिलेशनशिप संबंध ज्ञात करते हैं, भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? भिन्न भिन्न भौतिक राशियों के बीच हम लोग क्या स्थापित करते हैं? संबंध, रिलेशन स्थापित करते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच। कैसे वो देखेंगे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आपको ऐसे रह सकता है, दिया जाएगा कि फोर्स जो है आपका, फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। जो आपका फोर्स है किस पे डिपेंड करता है? बल जो है किस पे डिपेंड करता है? मास पे और एक्सेलरेशन त्वरण पे। तो हम लोग क्या करना है? तो हमको क्या करना है? फोर्स का रिलेशन आपको इन दोनों के साथ निकालना है क्या होता है। ठीक है, मतलब F बराबर आपको जो फॉर्मूला होता है वो डिराइव करना। कैसे डिराइव होगा? क्वेश्चन में दे दिया कि ये जो टर्म है इस पे डिपेंड करता है, उसके बाद ही आपको पूछ सकता है। यानी फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे और एक्सेलरेशन पे। यानी क्वेश्चन से दिया हुआ है जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? मास पे। और एक चीज दिया हुआ है, फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन। ठीक है, यही दो चीज दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है। तो हमको फाइंड करना है कि F बराबर कितना होगा। M और A के टर्म में लिखेंगे कितना होगा। लिखा है सिर्फ मास से भी डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या लिख दोगे? F प्रोपोर्शनल टू, या एक ही लाइन में लिख दो F प्रोपोर्शनल टू m पे पावर x, और दूसरा त्वरण एक्सेलरेशन है तो a पे पावर कितना लिख दो आप? बाई। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स डिपेंड ऑन मास एंड एक्सेलरेशन, इसलिए क्या करेंगे? फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास पे पावर x, m पे पावर x इंटू a पे पावर बाई। अब ये x और बाई का अगर वैल्यू हम लोग फाइंड कर दें तो फार्मूला आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग देखते होंगे प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है k, और कितना हो गया? m पे पावर x हो गया, और a पे पावर कितना हो गया? बाई हो गया। अब x और बाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ का डायमेंशन रख देंगे। ठीक, तो F का डायमेंशन कितना होगा? m l t माइनस 2 पता होगा ऑलरेडी आपको। K का डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि K का है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। M का डायमेंशन कितना हो गया? m पे पावर कितना? x। A का डायमेंशन कितना होता है? l t माइनस 2, इस पे पावर कितना हो गया? बाई। इधर हो गया m पे पावर कुछ नहीं तो 1, l पे पावर कुछ नहीं तो 1, t पे पावर कुछ नहीं तो माइनस 2 था। ये हो गया आपका m पे पावर x, ये बाई दोनों पे आएगा तो l पे पावर बाई, और t पे पावर कितना? माइनस 2 बाई। ये बाई सब पे चला गया। अब आप इक्वेट करो इसको, m के पावर 1 है, इधर m के पावर 1 है, यानी दोनों को इक्वेट करेंगे। अगर हमको m के पावर को इक्वेट करें
तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर l के पावर कैलकुलेट करें तो वहाँ से y आ जाएगा, तो यहाँ l के पावर 1 है, इधर l के पावर कितना है, y है, यानी y इक्वल टू भी कितना आ गया, 1 आ गया। और इधर t के पावर कैलकुलेट करेंगे तो t पे पावर -2 और t पे पावर -2, यहाँ से भी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। यानी जब भी x और y का वैल्यू फाइंड हो ही गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू ये हो गया आपका k m पे पावर x का वैल्यू 1 और a पे पावर y का वैल्यू 1, यानी f इक्वल टू k इंटू m इंटू a। और हम लोग k का जो वैल्यू है 1 कहाँ से लाते हैं, एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से k का वैल्यू आपको आ जाएगा। तो f इक्वल टू k की जगह 1 तो कितना हो जाएगा, m f बराबर कितना हो गया, m a। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच हम लोग क्या कर दिए, रिलेशन दिया है, ठीक है। जल्दी से पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और इस पर अच्छा वाला देखेंगे, उसके बाद आगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिए होंगे। हो गया होगा नोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सिंपल पेंडुलम का। पेंडुलम आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे पेंडुलम का, जिसको हिंदी में सरल लोलक कहते हैं, लोलक, ठीक है। तो देखते हैं, आप लोग देखे होंगे ऐसा घंटा होता है जो कि इस तरह से ऐसे इस तरह से क्या करते रहता है, रोटेट करते रहता है, डोलते रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोलक सिंपल पेंडुलम। जिसका लेंथ होता है, इससे टंगा होता है l, इसका मास हुआ m और नीचे की ओर फोर्स कितना लगता है, mg, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर g 3 वैल्यू आता है यहाँ पर। यानी हम लोग कह सकते हैं सिंपल पेंडुलम का जो आवर्तकाल है, मतलब एक चक्कर कितना देर में लगाएगा, आवर्तकाल टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, कितना टाइम इसको लगेगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल टाइम पीरियड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल टाइम पीरियड, जो कि कितना होता है, कैपिटल टी होता है, जो कितना होता है जी, कैपिटल टी होता है। तो इसी का एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड द expression of time period of simple pendulum। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है, कितना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा t, वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, इस लेंथ पे डिपेंड करेगा और g पे, नहीं तो सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये t किस पे डिपेंड करेगा, m पर, l पर और g पर, यही 3 पे डिपेंड करेगा। इस पे पावर कितना लिख दो, x, इस पे पावर क्या लिख दो, y, और इस पे पावर क्या लिख दो, z, ठीक है। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, लेंथ पे और g पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर m पे पावर x लिख दिए, l पे पावर y लिख दिए और g पे पावर क्या लिख दिए, z लिख दिए, ठीक है। अब t जो टाइम पीरियड उसका, तो टाइम पीरियड का मतलब समय का भी कितना होगा, t ही होगा। अब प्रपोर्शनल को तोड़ेंगे तो इक्वल क्या आ गया यहाँ, k m पे पावर x, l पे पावर y, g पे पावर z। अब क्या करो आप, दोनों साइड डायमेंशन रख दो, ठीक है। तो t का डायमेंशन क्या होगा, t ही होगा, k का डायमेंशन कुछ नहीं, m का डायमेंशन m पे पावर x, l का डायमेंशन l पे पावर y और g क्या होता है, LT-2 पे पावर कितना हो गया, z हो गया। तो अब क्या करें, इधर m और l नहीं है तो लिख दो, कितना लिख दो, m0 l0 t। इधर क्या हो गया, m पे पावर x, l पे पावर y और यहाँ से l पे पावर कितना, z और t पे पावर -2z, यही होगा। यहाँ पावर कुछ नहीं तो एक, अब क्या हो गया, यहाँ m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 1, यहाँ m पे पावर x हो गया, l पे पावर y, l पे पावर y दोनों जुड़ जाएगा, तो l पे पावर y प्लस z हो गया और t पे पावर -2z हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग को करना होगा कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर।
हाँ ये हमको अच्छा लगता है कंपेयर करने में, नहीं? चलो ठीक, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो अब जो कंपेयर करेंगे तो m पे पावर 0 इधर x m पे पावर x, यानी x का वैल्यू हमको फाइंड हो गया, कितना आ गया 0। चलो अच्छा बात। l पे पावर कितना है यहाँ पर y प्लस z है, और इधर कितना है तो 0 है, हो गया काम तमाम। इधर कितना है t पे पावर -2z, और इधर कितना है 1 है। तो यहाँ से तो z का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, z का वैल्यू फाइंड हो जाएगा -1/2। z का वैल्यू तो फाइंड हो गया, y का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ, तो यहाँ चलेंगे, चूंकि y बराबर y प्लस z बराबर 0 है, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा -z हो जाएगा, माइनस z का वैल्यू कितना है -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, ठीक है। इन x हो गया, y हो गया, और क्या हो गया आपका z हो गया, ठीक। तीनों निकल गया, अब उसमें रख देंगे। तो t इक्वल टू कितना है k m पे पावर x का वैल्यू 0, l पे पावर y का वैल्यू 1/2, और क्या है, और है आपका g, और g पे पावर कितना है z, सॉरी g पे पावर कितना मानते z, तो z का वैल्यू कितना अभी आया था, कितना -1/2, ठीक है। देखो ये हो गया k, और यहाँ पे जो है m पे पावर 0 उसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, l पे पावर 1/2 है और g पे पावर -1/2 है, तो माइनस को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना होता है, माइनस को हटाने के लिए 1/g पे पावर कितना लिखेंगे 1/2। अब देखो यहाँ पर t इक्वल टू k, l पे पावर 1/2, g पे पावर 1/2, l/g पे पूरा पे पावर कितना 1/2, और 1/2 क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, रूट। तो l/g हो गया। k का मान एक्सपेरिमेंट से कितना आता है 2π, तो 2π अंडर रूट l/g, यही एक्सप्रेशन है किसका, टाइम पीरियड का, किसका, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है 2π अंडर रूट l/g। t कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का मान एक्सपेरिमेंट से कितना आता है 2 आता है, ठीक, 2π आता है। तो t का फॉर्मूला कितना आ गया 2π अंडर रूट l/g आ गया, ठीक है। तो ये था 3 एप्लीकेशन। अब इससे रिलेटेड जितना भी हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़े, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो भी गुड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।